Hello friends, so in previous lecture we have discussed about the dipole moment of the dipole or the electric field of the dipole at the axial position. ठीक है, so we want to recapitulate some few important points. That is, जब हमने dipole लिया दोस्तों तो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था और यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P था. ठीक है, तो बी केयरफुल कि इसमें ये चार्ज जो है और ये चार्ज जो है, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड में डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी मानी गई दोस्तों? इस चार्ज की मानी गई. रीजन क्या रहा? क्योंकि ये चार्ज जो है वो कैसा है, ये चार्ज जो है वो इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के नजदीक है. तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगी और यही यहाँ पे एक मेन पंच माना गया है दोस्तों. कैसे? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी थी E1, ठीक है, और दूसरे चार्ज की क्या थी दोस्तों? वो थी E2. लेकिन हमने देखा कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना था? 180 डिग्री. तो बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये आपने नोट में रखना है दोस्तों, जो मैं करवा रहा हूँ इसको आप उसी आर्टिकल के फर्दर लिखेंगे, ठीक है ना, नोट में. ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने कि भैया ई नेट जो आया अपने पास वो इन दोनों का क्या था? सब्ट्रैक्शन था या माइनस था. और हमें मालूम है कि E1 जो है वो बड़ा है किसके? E2 के. क्यों बड़ा है? बिकॉज E1 का डिस्टेंस जो है वो उसके छोटा होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है. ठीक है, तो आपको मालूम है कि जब दो वेक्टर जो हैं, जैसे ये दो वेक्टर हैं दोस्तों और ये दोनों जो हैं वो किसी एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, और एक वेक्टर जो है, जैसे अपन इसको ले लें A वेक्टर और इसको ले लें B वेक्टर, और अगर A ग्रेटर देन B है दोस्तों तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट आएगा वो किसकी दिशा में आएगा? A की दिशा में. बिकॉज B के ऊपर वो डोमिनेट करेगा. और मान लो कि दो लोग रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, तो अगर A B पे ज्यादा हुआ तो A उसको अपनी दिशा में क्या कर लेगा? खींच लेगा. हालांकि B अपोजिट में काम करता रहेगा. तो यही चीज यहाँ पे मेन पंच है कि ई नेट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? है ना, ई नेट की डायरेक्शन होगी द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर. तो ई नेट विल बी अलोंग, क्या लिखना है? P वेक्टर. ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप फिगर में देख सकते हैं ये आपकी आ गई डाइपोल मोमेंट. बड़ा बड़ा बना के बढ़िया से समझाएं. ये क्या आ गया? P वेक्टर. बिकॉज P वेक्टर इज ऑलवेज वर्किंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस. ठीक है, तो अब देखो कि ये E वेक्टर की दिशा थी और E1 डोमिनेट रहा, तो ई नेट की दिशा भी क्या हो गई? ये. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सियल पोजीशन, तो इनके दोनों का बीच का एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा. ठीक है ना. अब इसमें प्रेरित होने वाला कॉन्सेप्ट एक और भी है कि आपके दिमाग में ये भी चलना चाहिए था कि सर ये आपने यहाँ पे नेगेटिव लिया था, अच्छा पलटी मार देते हैं इसको, ये लो ये पॉजिटिव ले लेते हैं और ये नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, तो सर फिर क्या होगा? तो भी कुछ भी रिजल्ट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये डेरिवेशन हूबहू वैसे ही रहेगी, कोई इस पर फर्क नहीं रहेगा. लेकिन नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ कि अगर अपन यहाँ पर पॉइंट P को मान लेते, मान लो, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता कि अब नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती इस तरफ को और पॉजिटिव की फिर से यही रहती. लेकिन दोस्तों अब आपको दिख रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती? डोमिनेटिंग. ठीक है ना, किसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर. इसलिए जीतता कौन? जीतती हमारी नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ऑब्वियसली, और अब आप देखो कि डाइपोल मूवमेंट कैसे है. डाइपोल मूवमेंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव है. तो ये बहुत ही अच्छा लॉजिक है कि दोनों स्थितियों में, चाहे आप चार्ज की अदला बदली भी कर दे, दोनों स्थितियों में एंगल बिटवीन द P वेक्टर एंड एंगल बिटवीन द E नेट वेक्टर वुड बी 0 इन दिस केस ऑल्सो एंड इस दिस केस ऑल्सो. सो इस पॉइंट को आप अच्छे से साथ में रखें कि द dipole moment makes angle 0 degree with the net electric field of the dipole at the axial position. Now we are going to start the next article which we have discussed, that is the equatorial position. ठीक है, तो ये भी आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके ग्राफ और उसके हर रिजल्ट को आप अच्छे से करें. ठीक है, तो वी हैव सिचुएशन वेयर वी हैव a dipole and a plus q charge and minus q charge, and here we have a point
and here we have B point, and this point of observation P is over the perpendicular bisector position, and let the distance of the point of observation P from the center of the dipole is small r. Now ये चीज आपको बिल्कुल लिख लेना है कैसे करके, मतलब अपनी लैंग्वेज में कि लेट अस कंसीडर डाइपोल, जो मैंने अभी लैंग्वेज बोली है वो पी कहाँ पे है, ए पे कौन सा चार्ज रखा है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको 5 नंबर में लिखना ही पड़ता है, आलस नहीं करना है। तो ये कितना आ गया क्यू, और ये कितना चार्ज है दोस्तों माइनस क्यू। नाउ we want to find the electric field at the point P, so both charge will work for that, and how the electric field is reaching to the point P, that we will understand by the concept of electric field and its working. So let us see कि हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे अपन इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को यहाँ से मिलाएंगे तो ये क्या माना जाएगा, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ पी, पॉइंट पी सॉरी विद द ए, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ साइट बोल सकते हो। ये बिल्कुल सीधा डिस्टेंस होगा। अब आपको मालूम है कि प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर जैसे फोर्स एक्सपोज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो वो लाइन ऑफ एक्शन क्या बन जाएगा दोस्तों, बिल्कुल अलोंग ये। दिस वुड बी, you can say that is E1 electric field posed by the plus Q charge placed at the point A, because this is radially outward, या ये सीधे नाक की सीध में बाहर को काम करती है। This you have अंडरस्टूड, ठीक है ना। अब क्या हो गया, माइनस क्यू का भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सबसे पहले इसका लाइन ऑफ एक्शन जोड़ना है। तो ये क्या हो गया इसका लाइन ऑफ एक्शन। तो इस पे अब आपको मालूम है कि नेगेटिव चार्ज की फील्ड कैसे होती है, इनवर्ड, वो उसको खींचेगा, वो रिपेल कर रहा है वो उसको खींचेगा, इसलिए ये है, यहीं से लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे आपकी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना शुरू कर देगी दोस्तों, और वो क्या हो जाएगी, E2 वेक्टर। तो ये है सबसे पहला काम कि आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड्स को प्रिडिक्ट करना है दोस्तों, वो हमने कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब जो है आपको इसमें आगे की बात करनी है, और वो ये है, ये सिमेट्रिकल फिगर है बच्चों, क्योंकि हमने ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ली है, और ये दो ट्राइंगल जो है वो कैसी होंगी, कंकरेंट होंगी, दैट यू नो, बिकॉज ये आ गया अपना L, ये आ गया L, ठीक है, R और L ये, और ये क्या है, ये आपका एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अब क्या हो गया, दो साइड और तीसरा एंगल भी बराबर हो गया, तो तीसरी साइड भी ऑब्वियसली बराबर होगी, और इसको अपन क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम इट वुड बी R square plus L square. So similarly we can take here R square plus L square. So this is the distance of the point P from A, and the similar distance we are getting from the point B to P, ठीक है। Now further दो एंगल जो रहेंगे दोस्तों, अगर ये एंगल थीटा लिया आपने, तो सिमेट्री ऑफ द फिगर के कारण ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि आप इस ट्राइंगल को इसके ऊपर पूरी तरह से फोल्ड कर सकते हैं, वो उसको कवर कर लेगी। तो ये हो गया इसकी सिंपल सी ज्योमेट्री। अगली, अब हमें दोस्तों दिख रहा है सामने, हमारा काम दिख रहा है कि पिछले केस की तरह ये काम थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो इंक्लाइंड हैं, आपस में क्या है, इंक्लाइंड हैं। तो यहाँ पे आप लीनियरली इन वेक्टर्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ईदर दैट पाइलोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, और एक और सिंपल तरीका होता है रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। दोनों आसान है, अपन किसी भी अच्छे या इजी वाले मेथड को अपनाएंगे, ठीक है। अब आप एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों कि यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैसे काम कर रही है, ऐसे ये है, क्योंकि इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये आ गई इसकी डाइपोल मूवमेंट। नाउ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाएंगे अपन, और हम उससे ना बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल पाएंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो लाइन आपको दिख रही है, मतलब डाइपोल लेंथ जो है, उसके पैरेलल इस बिंदु पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, खींच ली अपन ने। अब आप ध्यान दें कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल। तो ये एंगल का ये एंगल क्या बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। उसकी तरह से अगर अपन इस लाइन को इस लाइन से पैरेलल मार रहे हैं, तो ये जो पी बी लाइन है ये ट्रांसवर्सल भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज थीटा, देन दिस इज ऑल्सो थीटा। तो दिस इज द ब्यूटी टू फाइंड द एंगल्स बिटवीन द टू फील्ड्स। तो ऑब्वियसली दिस एंगल वुड बी 2 थीटा, बट वी आर टेकिंग सेपरेटली द थीटा कॉन्सेप्ट, एंड कैसे इसको मैनिपुलेट किया वो हमें 10th की ज्योमेट्री से इसको अपन जानते हैं। अब दोस्तों इसमें दो मेथड है कि अगर अपन पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दें, ठीक है, दैट यू नो,
ठीक है, तो वो भी लग जाएगा। जैसे ये पैरेललोग्राम दिख रही है आपको, ये बन रही है, उससे भी हो जाएगा। और एक और मेथड है कि हम इसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो वो मेथड जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा आपको और उससे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बात, तो वही अपन करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका पूरा प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री है उस पर फोकस करना है, बाकी सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स इतना टफ नहीं है, इसमें सिंपल मैथ्स यूज़ होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो ये अपना ज्योमेट्री जो है वो समझ आ गई है अपने को कि थीटा और ये लेंथ और ये जितना भी अपने हाइपोटेन्यूज निकाला है, ये किन किन कॉन्सेप्ट से निकाला है और क्या क्या हमें दिख रहा था। ठीक है, अब अपन चलते हैं काम पे, और वो काम रहेगा ये कि अब हमें बाकी प्लेटफॉर्म आपको खुद लिखना है। मैं सिर्फ आपको क्या लिखने वाला हूँ, मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ कि अगर अपन E1 की बात करेंगे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ प्लस क्यू चार्ज, सो वी शुड राइट दिस एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि कई बार CBSE में क्या करता है, वो बिल्कुल आसान आसान डेरिवेशंस में भी कुछ अलग से मतलब बोल सकते हैं कि अलग से पैरामीटर अपनी मर्जी का यूज़ करता है। तो हम यहाँ पे लिखना ना भूलें कि हमने सारे सिस्टम को किस में रखा हुआ है, वैक्यूम में या ड्राई एयर में रखा हुआ है। then we are allowed या then we are supposed to take the E node after। अगर ऐसा वो नहीं लिखता है कि the dipole is filled in water, वो आपको डेरिवेशन पूरी वैसे ही करनी है, बट there you are not supposed to take epsilon with node because there the permittivity of the medium would be taken। इसलिए आप जब भी सिंपल जब भी आर्टिकल पूछा गया हो तो आपको ये लाइन लिखना भी नहीं भूलना है कि सिस्टम जो है या तो वैक्यूम में रखा है या फिर एयर में रखा है, तभी अपन ई नॉड ले पाते हैं। नॉड मतलब जो अपन जीरो लगाते हैं यहाँ पे, तो ये तभी लेते हैं जब वैक्यूम या फिर क्या हो, ड्राई एयर। राइट, ठीक है। अब देखो आगे कि ये E1 आ गया दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये वैल्यू ऑफ चार्ज कितना है, Q है दोस्तों, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है दोस्तों R² प्लस L² अंडर द रूट का क्या लेना पड़ेगा, होल स्क्वायर, बिकॉज यू नो यू माइट बी फैमिलियर विद द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बटे दूरी का होल स्क्वायर। तो हमने वही तो किया। अब हमें क्योंकि यहाँ पे अगर वेक्टर नहीं लगाया है तो ये आप नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पंच। क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अलोंग AP, ए से पी की तरफ, क्योंकि ये जो पंच होते हैं ये इक्वली क्रेडिटेबल होते हैं बच्चों, बिकॉज इसके मार्क्स कटते हैं अगर आपने बारीकियां डायरेक्शन नहीं बताया तो। बट यू हैव ऑल्सो शोन द डायरेक्शन इन यू नो द फिगर। ये E1 आपने सोचा, ये इक्वल क्रेडिटेबल है कि अगर आप 20 बार बोलता हूँ कि लेबल डायग्राम बनाए, डायग्राम को जितना अच्छा आप लेबल्ड करोगे आपके नंबर मेन डेरिवेशन में कम कटेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये चीज़ अपन ने कर ली दोस्तों। उसी तरह से अपन क्या लिख सकते थे, E2, now see it is also 1/4 pi epsilon charge, और सेम हेयर दैट इज रूट R² प्लस L², और ये कितना हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अलोंग। आप डू यू कैन अंडरस्टैंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम P to B, देन वी कैन राइट अलोंग PB, तो दैट इज अनफ टू राइट द डायरेक्शन। ठीक है ना, ये हो गया दोस्तों। अब अपन एक चीज देख पाते हैं यहाँ पे कि हम ये देख पा रहे हैं कि E1 का जो मोड है, ठीक है, और E2 का जो मोड है वो डेफिनेटली क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम उसको E से मान लेंगे। क्यों सेम है भाई, देख लो आप लोग कि सबको सारे पैरामीटर हूबहू मैथमेटिक्स में सेम दिख रहे हैं, इसलिए इसकी मात्रा सेम रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है दोस्तों, प्रॉब्लम है इनके डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अपन इसमें जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो लेट अस डू दैट कि हाउ वी विल रिजॉल्व द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, नाउ सी ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों, ठीक है ना, और ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया लाइन। तो मैं अलग से भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे खिचड़ी ना बने। तो ये अपने को देखो इस तरह से दिख रहा है दोस्तों, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर, दिस इज इंक्लाइंड एज एंगल थीटा, राइट। अब E1 जो यहाँ पे फील्ड बनाएगी, जिसके साथ मैंने सिखाया आपको 11th में, दैट इज जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा। तो हमने क्या लिख लिया इसको, E1 कॉस थीटा। और अब यहाँ पे इसका जो वर्टिकल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दोस्तों वो बनेगा E1 साइन थीटा।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 11th क्लास का नॉलेज हो गया, हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर लिया। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा या शो भी करना पड़ेगा। सो दिस या हेयर वी हैव टेकन E1 cos थीटा एंड हेयर नाउ वी विल टेक E1 साइन थीटा, ठीक है ना, इसलिए अलग से बता दिया है, आप इसको फिगर में देखें और परेशान ना हो, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों दूसरे वाले केस में भी देखेंगे अपन। दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दिख रही है, मतलब वेक्टर कुछ इस तरह से दिख रहा है E2 और उसका जो एंगल है थीटा वो यहाँ पे है। तो डोंट वरी, हम तो लॉजिक जानते हैं कि यहाँ पे आना चाहिए E2 cos थीटा और यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों E1 sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको दिखाना भी है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा E2 cos थीटा और इस तरफ आएगा E2 और साइन थीटा। अंडरस्टूड, क्योंकि आप बड़ा सा फिगर बनाएं, अच्छे से बनाएं और अच्छे से शो करें उसको, और ये चीजें अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती, अगर आप यहाँ पे लेवल कर रहे हो तो चल जाएगा, ठीक है ना। बट बी केयरफुल कि अपने को पेज बचाने के चक्कर में नहीं रहना है, चाहे वो बोर्ड की सीट हो या आपकी सीट हो। बोर्ड में 40 पेज होते हैं सीट में, जो कि अगर आप अच्छे से लिखते हो तो वो बहुत एनफ होते हैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। उसी तरह से तो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करें कि मतलब जब भी फिगर बनाए तो स्केल वगैरह का यूज करें, ताकि फिगर को देख के लगे कि दिस इज डन बाय ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बिकॉज फिजिक्स का मतलब भी क्या है, डायग्राम फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया आपको, ठीक है ना। तो ये चीज अगर समझ आ गई है तो बस इसके बाद कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे कि रिजॉल्विंग E1 एंड E2 ऐसे करके लिख सकते हो। तो इसके रिजॉल्व करने पर कौन से कंपोनेंट आए थे दोस्तों, E1 cos थीटा और यहाँ पे क्या आया था E1 साइन थीटा। उसी तरह से जब E2 को रिजॉल्व किया था तो इसके भी दो कंपोनेंट थे, कौन कौन से, दैट इज E2 cos थीटा और E2 साइन थीटा, ये हमने को पता है, ठीक है। ये अपने को वहां पे शो करना पड़ेगा, आप अच्छे से लैंग्वेज में यूज करें इसको। तो यहाँ से दोस्तों अपन आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने ये पंच पहले से ही डाल दिया है कि भैया मोड में तो दोनों बराबर हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो अपने पास दोस्तों जो साइन कंपोनेंट है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, तो अगर ये E1 जो है मान लो 10 है तो ये भी तो 10 ही है ना, ये साइन थीटा है तो ये भी साइन थीटा ही है ना, थीटा थीटा भी सेम है। इसका मतलब इन दोनों की मात्रा कैसी होगी, जैसे अगर ये 20 न्यूटन कंपोनेंट है तो ये भी क्या होगा 20 न्यूटन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कंपोनेंट आर वर्टिकल अपोजिट या वर्टिकली अपोजिट, लैंग्वेज के चक्कर में ना पड़े, सीधा चलता है फिजिक्स में, है ना। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कंपोनेंट्स आर वर्टिकली अपोजिट, तो कैंसल ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे दोस्तों, कैंसल कर देंगे। तो अब आप समझ गए कि ये इनका तो काम नहीं चलेगा, अब ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं एक दूसरे को। तो नाउ यू कैन सी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बची है दोस्तों वो सिर्फ बचेगी दो अलग कंपोनेंट, जो देखो ये दोनों दोस्त हैं आपस में, क्योंकि ये दोनों की दिशा क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं, वो क्या लिखेंगे कि भाई ई नेट जो है अब वो क्या है, अब वो सिर्फ है दोस्तों क्या, दैट इज E1 cos theta plus E2 cos theta. So now it is obvious that you are supposed to write this as 2E cos theta. ऐसा कैसे, क्योंकि अब आपको पता है कि E1 और E2 तो दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या आ गया अपने पास कि E1 E2 को दोनों को सेम लिया अपन ने, ये बन गया 2E cos theta बाय द लॉजिक दैट इज E1 mod इज इक्वल टू E2 mod, ठीक है। बस अब आगे सिंपल सा काम बचता है। तो दोस्तों ये 2 आ गया, ठीक है। अब E की वैल्यू आपको ऊपर से देख के लिखनी है, और वो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज। अब आपको मालूम है कि अब इसमें एक रेक्टिफिकेशन होगी, ये क्या है, रूट है और ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और बचेगा तो सिर्फ क्या बचेगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया दोस्तों। और एक और टर्म बची, और उस टर्म का नाम क्या है, उस टर्म का नाम है, अपन क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो चीज है, सो ये वैल्यू अपन ने भर दी है दोस्तों।
बस अपना काम अब बिल्कुल ठीक होने वाला है। कैसे? ये हो गया दोस्तों अपना 2 और ये आ गया Q और ये आ गया अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन और डॉट लगा के ब्रैकेट में भी लिख सकते हो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर Q आ गया दोस्तों। अब आती है बारी cos थीटा की, क्योंकि cos थीटा को अपन क्या करेंगे, पैरामीटर में भरने की कोशिश करेंगे। नाउ सी द फिगर दैट इज वी हैव इन राइट ट्रायंगल APO। तो यहाँ से cos थीटा अपने को दिख जाएगा दोस्तों, अपन इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। cos थीटा इज ऑलवेज बेस अपॉन हाइपोट, ठीक है। तो थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोट। तो अपने इसको लिख दिया, कितना बेस कितना है दोस्तों, वो तो L है, आधा है ना, 2L का आधा L हो जाएगा। और इसका हाइपोट आपको पूरा रूट के साथ रखना पड़ेगा, दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बस बच्चों अब सिर्फ मैथ्स बचा है, इसको करेंगे अपन। आप ध्यान दें कि यहाँ की पावर कितनी हो जाएगी, 1, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। और ये बेस सेम है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी पावर है 1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। और ऊपर देखिए आप लोग 2QL, तो 2QL के बारे में आपको पता है, चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल इज डाइपोल मोमेंट। तो अपन 2 पंच इकट्ठे चलेंगे, ऊपर क्या मिलेगा, सिर्फ P, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। नाउ द होल पावर वी कैन टेक एज 3/2, रीजन आई हैव टोल्ड यू, ठीक है ना। तो यहां तक अपनी काम बन गया है और अपन ने इसको लिख लिया, दैट इज नाउ E नेट जो है वो आ चुकी है दोस्तों। और E नेट जो है अब आपको दिख रही है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और 3/2। तो ये क्या है, ये आपका डिजायर्ड रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली अपन इस चीज को देखते हैं। तो प्रैक्टिकली में आपको पता है कि केस अपने को डिस्कस करना है इसमें, ये मेन डेरिवेशन हो चुकी है एक्चुअली में, ठीक है। अब जो है केस क्या रहेगा दोस्तों, केस ये रहेगा कि डाइपोल लेंथ जो है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के तो बहुत छोटी होती है। तो वी कैन राइट हियर L वेरी 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 लेस देन R। तो अपना L यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा। तो जैसे आप L इग्नोर हो जाएगा, इसको ढक लें, इसको हटा दें, तो बचेगा क्या, सिर्फ R स्क्वायर की पावर 3/2। तो लॉ ऑफ एंडाइसिस आपको पता है कि जैसे स्क्वायर है तो ऊपर एक और पावर आ गई तो वो इंटू हो जाएगा। जैसे R स्क्वायर के साथ ऊपर इंटू होगा 3/2, तो क्या कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और अपने पास सिंपल ये चीज बच जाएगी, E नेट इज इक्वल टू P और नीचे आएगा दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब आप क्या लिख पा रहे हो, उसको सिर्फ R³ बाय, because L square is now ignored and only this has been solved, R square की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया और ये क्यूब बच गया। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला है किसका, इसका, ठीक है। तो यहां तक इसकी डेरिवेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो अपने को अब करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो क्या रहेगा दोस्तों, कि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि दिस इज E एक्सेल, सॉरी E इक्वेटोरियल, तो EQ लिखा है मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये P को मैंने इलेबरेट करके लिख दिया Q इंटू 2L और नीचे क्या आया दोस्तों, R³। अब हमें इसका कंपैरिजन करना है E एक्सेल से, जो हमने वहां भी ऐसे करके किया था। हमने जो है वो किसको इग्नोर किया था, L को। तो वहां पे जो रिजल्ट था, आप पीछे देखिए, आपने रिवाइज किया होगा, तो ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू 2L/R³, बट वहां पे 2P आया था दोस्तों। मतलब ये क्या था, एक 2 फैक्टर वहां पे दिखेगा और वो एक्सेल में, सॉरी ब्रॉड साइड में, सॉरी इसमें इक्वेटोरियल में क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टिंग्विश करेगा कि E एक्सेल जो है वो प्रैक्टिकली या न्यूमेरिकली ट्वाइस होती है E इक्वेटोरियल के। और ये जो फॉर्मेट है दोस्तों, ये बहुत सारे बेसिक फॉर्मेट्स में, मतलब कि जैसे नीट मेन है और जो अपना नीट 1 है जो पहले यूज होता, अब तो नीट कंबाइन है, लेकिन अभी जेई में भी। तो ये रिजल्ट्स जो है वो बहुत ही फेमस है दोस्तों कि E एक्सेल इज इक्वल टू E इक्वेटोरियल, मतलब एक ही डाइपोल के भिन्न भिन्न जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो रिजल्ट माना जाता है कि ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है बोर्ड में, कि E एक्सेल इज ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। वो आप रिजल्ट्स का दोनों को देख सकते हैं, दोनों आर्टिकल को कंपेयर कर सकते हैं, दिस यू विल गेट, ठीक है।
अब आता है, ये तो चीज़ हमने सीख ली, ये तो नोट में भी अपन रख सकते हैं। और बाकी जो आप देख पा रहे हो कि इसमें भी क्या है, जो अगर रिजल्ट देखें तो अपना रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या आया दोस्तों, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, सो अवर ग्राफ वुड बी एज सिमिलर, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो अपन ऐसा कुछ नहीं करें, आप जैसा है वैसे बना डालें, वो ये है। इसका ग्राफ कैसा बनाएगा, वेरी पैराबोलिक डिक्लाइनिंग डाउनवर्ड, ठीक है ना, ये भी कोई फर्क नहीं रहेगा। ये रिजल्ट आप जरूर याद रखें, है ना। अब आती है बारी इसमें एक बहुत ही बड़े पंच की, और वो पंच ये रहेगा। तो अभी आप देखना डायग्राम में, ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, दैट इज डायरेक्शन ऑफ ई नेट को, इसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे दोस्तों, ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाने वाली चीज है। तो क्योंकि हमें रिलेट करना है इसलिए टफ मानी जाती है, वैसे तो इजी है। तो अभी आप देखें कि हमने डायग्राम में क्या किया। हमने डायग्राम में यहाँ पे पॉजिटिव लिया दोस्तों, और यहाँ पे क्या लिया था, नेगेटिव। याद रखें, ये आ गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थी दोस्तों E1 और ये थी दोस्तों E2, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल था वो कैसे दिख रहा था आपको, ऐसे। तो ये तय हो गया दोस्तों कि ई नेट जो है वो ऐसे काम कर रहा है, और वो किस लाइन के अलोंग है, द लाइन पैरेलल टू दैट इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। बी केयरफुल। तो अगर आप इसको अपन स्कैन करके थोड़ा सा अलग से सोचें तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा दोस्तों, कैसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ what is called as E net. Now be careful, that is, now this is your dipole length, and always the dipole moment is working from negative to positive. So you can see that dipole moment, this one is here. ठीक है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस, दैट इज आप देख पा रहे हो कि आप ऐसे क्या लिखना है आपको, वो ध्यान दें कि हेयर क्या है, दैट इज ई नेट इज पैरेलल का सिंबल ऐसे लिख सकते हो आप, पूरा लिख दे। ई नेट इज पैरेलल टू, किसको बोलेंगे, डाई पोल मूवमेंट। पैरेलल बोला जाता है इसको कि ये आपस में क्या है, वैसे तो एंटी पैरेलल होना भी क्या होता है, पैरेलल ही होता है वो, बस डायरेक्शन अलग है लेकिन है तो आपस में पैरेलल। इसीलिए ध्यान रखें कि यहाँ पे और पिछले केस में दोनों में कंपैरिजन जरूर दिमाग में रखें कि उसमें अपने को लिखना है द ई नेट इज अ लॉन्ग डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और इसमें क्या लिखना है, ई नेट इज पैरेलल टू द दैट इज कॉल्ड एज द डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना। दिस वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स ऑफ द दैट इज यू नो, ये अपना आर्टिकल हो गया है, तो इसको अच्छे से आपने करना है, ग्राफ बेरा सब कुछ करना है। अब जो है इसमें सबसे बेस्ट एक और पॉइंट आ रहा है दोस्तों, ये जो मेन पंचेस बेटा इसके साथ में होते हैं, ये पंच ही सीबीएसई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डेरिवेशन तो बेटा एमपी बोर्ड में भी सेम है ये, ठीक है ना, लेकिन जो सीबीएसई और एमपी बोर्ड में थोड़ा सा ही फर्क होता है कि वहां पे रीजनिंग जो है सीबीएसई की वो बहुत ऊपर चली जाती है। तो हमेशा जब भी आर्टिकल खत्म हो उसके बाद के जो पॉइंट्स हैं उन पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करें, क्योंकि वहीं से बहुत ज्यादा रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज ध्यान में रखें कि हाँ, तो ऐसी ही एक बात जो है हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने ये बात करी है तो ये बहुत सारी रीजनिंग में ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। और ये एक और बात है दोस्तों जो बहुत ही बढ़िया है, वो अपने को सीखनी है कि वो बात क्या हो सकती है। अब आप देखें कि हमने ये डाइपोल लिया दोस्तों, और इस डाइपोल में हम ये देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी कहाँ पे आई, यहाँ पे इधर आई, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से काम करी कि इसमें कहीं भी अगर मान लो कि इन पॉइंट्स को अपन इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइंस पे कहीं भी लेके जाते हैं, मान लो ऐसे करके, तो दोस्तों एक चीज आप दिमाग में रखें कि यहाँ पे कहीं भी, है ना, जैसे इवन आप यहाँ पे कहीं भी आप चले जाएं, जैसे इस पॉइंट पे भी रहे जो मिड पॉइंट है, और ये लाइन पे कहीं भी पॉइंट आप देख लें, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि there is no point lying over the that is called as the perpendicular bisector or the equatorial position where we can expect the electric field to be zero। वो कहीं नहीं हो पाएगा। आप देख पा रहे हो हर बार जो है जहां भी आप लोगे इस तरह की एक पैलोग्राम बनेगी पतंग की तरह, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सर्वाइव करेगी, वो जीरो नहीं हो पाएगी। तो बी केयरफुल, वो आपको असाइनमेंट एक
असर्शन बना के देता है और वहां पे आपको उस असर्शन को करेक्ट करने को बोलता है। इस साल भी वो क्वेश्चन आया था, तो वहां पे सही वर्ड क्या यूज करना है वो आप समझ जाएं कि लॉजिक क्या है। तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो बी केयरफुल के जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया है ये काफी काम का रहेगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब अपन आ रहे हैं अगले आर्टिकल पे ऊपर, और वो आर्टिकल आपको दिख रहा है जनरल पॉइंट और द एनी पॉइंट। ठीक है, तो इसको करने में कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगेंगे। तो उन ट्रिक्स को अपन अगर पहले सीख लें दोस्तों तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो वो ट्रिक्स ऐसे रहेंगे कि अभी अब तक हम जो है वो ये जान चुके हैं कि ई एक्सएल को प्रैक्टिकली क्या लिखना है। तो मैं उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बहुत सारी बुक्स में के भी पाएंगे, तो उसमें कोई परेशान नहीं होना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब राइटिंग को ब्रीफ करने के लिए हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख रहे हैं दोस्तों, के लिख रहे हैं एज ए कांस्टेंट या डायरेक्टली कांस्टेंट। और ई एक्सएल को हम क्या लिखेंगे, दैट इज 2p, है ना। प्रैक्टिस कर लें जरूर इन फार्मूलों की दोस्तों। ये 2p आ गया और नीचे क्या आ जाएगा, r3। अब जब अपन ने लिखा कि भैया ई इक्वेटोरियल है, तो इक्वेटोरियल में क्या रहेगा, के, बस रत्ती भर का फर्क आएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा और बाकी सब कुछ हूबहू सेम दिखेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हम लोग एक्सेल पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूमेरिकली यूज करेंगे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहां यहाँ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं, इसको अपन अलग से ही लिखते हैं, ठीक है ना, कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन देखते हैं तो दोस्तों ये जो सारे लोग हैं, मतलब इवन 2 को भी अपन मिला लें इसमें, तो ये सारे लोग क्या हैं, कांस्टेंट है। ये सारे लोग क्या हैं, कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये पी नहीं लेना, सॉरी, ये 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 इसलिए कांस्टेंट है कि हम लोग पी को नहीं छेड़ने वाले हैं। तो ये सारे लोग अगर फिक्स हैं तो फिर ये जो ये क्या है, ये फिजिकल पैरामीटर माने जाएंगे दोस्तों। मतलब इसमें आपको मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैसे नहीं है। असली जो मेन इंग्रेडिएंट माना जाता है दोस्तों वो पी है, क्योंकि ये अगर सेम भी आप रखोगे, ठीक है ना, और फिर आप पी को वेरी करोगे तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो पी किस तरह से बढ़ती है, पी का मेन डिपेंडेंस जो है दोस्तों वो पहले तो चार्जेस के ऊपर होता है और उसके बाद जाके डिस्टेंस पे। तो पी का मेन जो सूत्रधार है, मेन रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो क्या माना जाता है, दैट इज चार्ज। तो इसीलिए यहाँ पे इस आर्टिकल को सॉल्व करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म ऑफ क्या लेते हैं दोस्तों, डाइपोल मोमेंट लेते हैं। समझ आ गया। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेन डिपेंडिंग ओवर द डाइपोल मोमेंट, मोर द डाइपोल मोमेंट मोर वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पंच आपको समझ में आता है तो ये काफी इजी लगेगा आपको। नाउ लेट अस डू इट। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास ये पी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट है, ये देखो पी वेक्टर, ये तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज काम कर रही है। अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी यहाँ पे है, तो हम देखते हैं कि पी का असर जो है वो डाइपोल मूवमेंट का असर जो है वो पी पर कैसे पहुंचेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमने P को ले लिया अलोंग नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और P जो है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ क्या एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल थीटा। तो हमने क्या किया, P वेक्टर को दोस्तों रिजॉल्व कर दिया, तो ऑब्वियसली इसके साथ तो एंगल है ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, P कॉस थीटा। मतलब जहां पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसके ऊपर अलोंग क्या आएगा, P कॉस थीटा। लेकिन आपको मालूम है कि वेक्टर की थ्योरी जो है उसमें आपको पता है कि हम लोगों को अगर आपने इस P के साथ एक कंपोनेंट लिया तो आपको मालूम है कि दूसरा कंपोनेंट इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आपको मालूम है कि D की मदद से अपन यहाँ पे एक या सिंपली लॉजिक लगा के ये वो लाइन होगी दोस्तों जो दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। इधर देखो ये, ठीक है ना, ये अगर ये एक ए वेक्टर है तो ये जो है ना, ये दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो यहाँ पे ए वेक्टर का काम कौन कर रही है, पी वेक्टर, और दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन से हो गए, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे जो दोस्तों कंपोनेंट आएगा उसका नाम क्या पड़ जाएगा, पी साइन थीटा। क्या नाम पड़ जाएगा, पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब अपने को सोचना है कि किस तरह से इन दोनों को की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब आपको बिल्कुल ध्यान देना, जो अपने पिछले क्वेश्चन में जो चीजें सीखी हैं दोनों से, वही का यूज अपने को करना है। ये देखो पहले में अपने सीखा है कि जब एक्सेल पॉइंट था ये पी, तो उस दौरान क्या था, जो ई नेट था
और जो डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर, उन दोनों की दिशा क्या थी, सेम थी। ठीक है, अब आप ध्यान दें कि ऐसी कौन सी केस में होता है ऐसा। ये देखो, अब ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, पी है, और डाइपोल मोमेंट पी cos थीटा उसके साथ काम कर रही है। इसका मतलब जो लाइन ज्वाइनिंग के साथ काम करेगी उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी कहलाएगी, एक्सियल पोजीशन। किसके लिए, पी cos थीटा के लिए। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो E1 वेक्टर कहलाएगी। बच्चों तो ये याद रखें कि ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं इट इज द मिंगल्ड, या एक मिक्स कॉन्सेप्ट है जो अपने को दोनों को लेके आएगा। तो जिनके पिछले 2 आर्टिकल क्रिस्टल क्लियर होंगे तो वो इसको आराम से कर लेगा। ठीक है ना। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पी cos थीटा कंपोनेंट। ये देखो जहां पे अपने को एक्सेल पोजीशन माना इसको कि लाइन ज्वाइनिंग पे लाई कर रहा है। अब आपको ध्यान देना कि अगले पॉइंट में अपन क्या देखेंगे। अगले पॉइंट में हमने देखा था कि अगर ये हमारे पास पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, और ये अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, और डाइपोल मूवमेंट ऐसे काम कर रही थी, तो डाइपोल मूवमेंट अगर ऐसे काम कर रही थी तो ई नेट कहाँ काम कर रही थी, ऐसे पैरेलल लाइक दैट। ये हमने पिछले आर्टिकल में अभी किया है। तो यहाँ पे ध्यान दें आप लोग कि यहाँ पे जो पी साइन थीटा कंपोनेंट है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये लाइन ज्वाइनिंग जो है ये क्या बन जाएगा इसके लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि ये भाई ये क्या है, ये आपकी इस पी साइन थीटा कंपोनेंट के लिए पी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो पी साइन थीटा कंपोनेंट के हिसाब से अगर ये सिखाया मैंने डाइपोल मूवमेंट के एंटी पैरेलल लेना है, तो पैरेलल लेकिन कैसा, एंटी पैरेलल। तो पी साइन थीटा कंपोनेंट काम कर रहा है इस तरफ को, तो बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन आपको खींचनी पड़ेगी इधर। ठीक है, तो अगर डाइपोल उल्टा होता तो ये उस तरफ हो जाता। तो इन चीजों को फोकस करें जो मैंने ये सिखाई हैं, ये दोनों, ये पिछले आर्टिकल से डीप में पढ़ेंगे तो ये चीज मुश्किल नहीं लगेगी। इस तरह से पी साइन थीटा कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंपोनेंट मान सकते हैं, या उस तरह का फील्ड है, इसकी फील्ड एंटी पैरेलल होगी और इसकी फील्ड क्या हो जाएगी, E2 वेक्टर। बस सारा आर्टिकल निपट जाएगा। ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों को कैसे मैनिपुलेट किया है, टेक द हेल्प ऑफ द प्रीवियस 2 आर्टिकल दैट हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड या हाउ द net electric field is working or what is the direction of it along the toward the point of observation। तो ये दोनों संगम जो है यहाँ पे आपको देखने हैं और अच्छे से इसको करना है। ठीक है ना। अब देखें आप लोग कि अब इसको ढंग से देखेंगे तो ये तय हो गया दोस्तों कि ये क्या होंगे, दोनों परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगी, एक पैरेललोग्राम। ठीक है ना। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो अपने को E1 अपने को जनरल पॉइंट लिखना है कि आपको पूरा इसका प्लेटफॉर्म कैसे बनाना है कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज Q एंड डाइपोल लेंथ 2L। ये हो गई बात। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है जो अपनी पॉइंट लेट अस कंसीडर बोलना है कि पॉइंट ऑफ P उस लाइन ज्वाइनिंग मेकिंग एंगल थीटा, उसमें आप लिख सकते हो एक्यूट एंगल विद द डाइपोल मूवमेंट। सुन लो लैंग्वेज में जो बोल रहा हूँ, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म आपको देना पड़ेगा। नाउ आपको लिखना कि रिजॉल्विंग द पी वेक्टर along the line joining the point of observation, let the components are P sin theta and P cos theta. Now the electric field produced by the P cos theta is let E1 vector and electric field produced by the P sin theta component is E2 vector. Now according to the concept of axial and equatorial positions, the electric field is shown in figure। ठीक है ना। तो ये फिगर अगर आप ऐसा बना होगा तो यू आर, मतलब आप बोल सकते हैं कि आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से बनाए फिगर्स को, इसकी ही डिमांड होती है, बाकी थ्योरेटिकली लोग कम पढ़ते हैं। ठीक है ना। तब अपन लिख सकते हैं दैट इज E1 जो है वो यहाँ पे एक्सेल मानी जाती है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, K। ठीक है, 2। ठीक है, लेकिन P कितना है, अब P क्या वैल्यू उसके अलाउ काम कर रहा है, वो कितना है, P cos थीटा। और बाकी दूरी तो R ली थी अपन ने, वो R जैसी रहेगी R³ दोस्तों। और उसी तरह से E2 को देखेंगे अपन तो ये कितना हो जाएगा, K, और यहाँ पे आएगा P साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटोरियल पे 2 फैक्टर हट जाएगा और कंपोनेंट यूज होगा P साइन थीटा, और ये कितना आ गया, R³। बस बच्चों ये मेन पंच है इन दोनों आर्टिकल का, बाकी तो मैथ्स है वो कोई भी कर लेगा। ठीक है, नाउ सी दिस। अब अपन चलेंगे ई नेट पे। हमने क्या लगा दिया, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos of 90 degree, because this we have already discussed, that is the angle between these two vector is 90 degree, they are perpendicular to each other by the geometry।
ठीक है। तो इसका मतलब ये सारा कंपोनेंट्स क्या है, ये सारा टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज cos 90 इज जीरो। सो यू विल रिमेन विद ओनली दिस टू फैक्टर्स। हम लोग क्या करेंगे, इसको बड़े से अच्छे से लिख देंगे। तो E1 कितना है, E1 अपने को पता है, उस सारी वैल्यू को भर देंगे। ये हो जाएगा दोस्तों k 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस फिर से k p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप बात को समझें, जो सारी टर्म्स यहाँ पे हैं उनको इकट्ठे ले। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो मैं इसको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ इजी तरीके से। कैसे, ये देखो, अगर अपन के ले लें, ये दोनों जगह है। फिर क्या ले लें दोस्तों, आर क्यूब ले लें, ये भी दोनों जगह है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों पी ले ले, ये भी दोनों जगह है। ठीक है। तो के पी और आर क्यूब, के पी और आर क्यूब ये दोनों जगह है। तो इनको सबको क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर भी है ना साथ में, ये स्क्वायर्स की तरह से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉमन टर्म्स ही तो बच्चों अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास, ध्यान दें कि अंदर बचेगा, देखो 2, तो 2 के हिसाब से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और साथ में क्या बचेगा कॉस, तो कॉस का स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने सॉल्व करके भी लिख लिया, और साथ में प्लस, है ना। अब ये चीज आपको अगर कंफ्यूज कर रही है तो ये सिंपल मैथ्स है, आप इसको बड़े आराम से अपने तरीके से सॉल्व करें। ठीक है ना, ये कोई इशू नहीं है। मेन फिजिक्स ऊपर लग रही थी, बाकी ये सिंपल मैथ्स है। आप एक एक करके इसको स्क्वेयरिंग करें, कॉमन निकालें, फिर रूट ऑपरेट करें, वो आपकी हेडेक है, वो आप कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन ये कोई ज्यादा टफ नहीं है कि आपको बड़ा बड़ी हायर मैथमेटिक्स, ये बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। ठीक है ना, आप खुद से आराम से करना, इसको हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये कितना हो गया 2 का 4 और ये cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 तो है नहीं, बाकी सारे लोग बाहर आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये सारे लोग के साथ स्क्वायर है और इनटू बीच में आ गया, क्योंकि अपने कॉमन निकाला, तो रूट इन दोनों के ऊपर ऑपरेट होगा, फर्स्ट टर्म ये और सेकंड टर्म ये। तो जैसे इसके ऊपर रूट ऑपरेट होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और बाहर लोग कौन कौन मिल जाएंगे, के पी अपॉन आर क्यूब, और अंदर अभी रूट रहेगा क्योंकि इस टर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसे थी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों। ठीक है। अब आगे आगे का जो चीज है वो क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल करने के लिए, हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, मतलब x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो वो कितना बन जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है। बाकी ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, चुपके से लिख लिया अपन ने, मतलब इसको तोड़ दिया। ये क्या 10th में भी करते थे अपन, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म से क्या मिलेगा, सिर्फ 1, बिकॉज ये आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से अपना आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब, और यहां से कितना हो जाएगा, अब आप इसको सॉल्व कर चुके हैं तो आपको बचेगा ये 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज ई नेट, ये आ गया। ठीक है, तो ये अपना आर्टिकल हो गया। अब इसमें जो है आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने काम की कि आप सही है या गलत है। ठीक है। अब आप थीटा जो है आपको हर जगह पे पहुंचा सकता है। देखो थीटा जो है इट इज द एंगल मेड बाय द डाइपोल लेंथ विद द लाइन ज्वाइनिंग, और थीटा को आप रिड्यूस करते चले तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे दोस्तों, एक्सल पोजीशन पे, और थीटा को लगभग यहाँ लेके आएंगे तो थीटा क्या बन जाएगा, ब्रॉड साइड पोजीशन। तो अपने को करना है, पता लगाना है, थीटा को 0 डिग्री प्रूव करना या 0 डिग्री लेना, मतलब क्या आ जाएगी एक्सेल पोजीशन, और वेरीफाई हो जाएगा। कैसे, ये देखो E इज इक्वल टू के, फिर P, फिर नीचे क्या आ जाएगा आर क्यूब। अब देखो क्या भरेंगे अपन भरेंगे थीटा को, बोलो अपन थीटा को क्या भरेंगे 0, क्या भरेंगे 0। तो यहां से क्या जाएगा cos 0, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो गया 3 प्लस 1 4, और 4 के साथ क्या मिलेगा 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, दैट इज 2p, ये देखो 2p अपॉन आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो ये है ब्यूटी इसकी कि अपन इसमें जो काम किए हैं वो सही है। अगली बार देख लो, क्या थीटा को 90 भर के देख लो, आप कहाँ पहुंच जाओगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इसको क्या बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसमें जो ई आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा के
ठीक है ना। फिर क्या आएगा p और फिर क्या आएगा r क्यूब। अब cos 90 जीरो हो जाएगा और ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, 1 बचेगा तो बस 1 का रूट 1 ही होता है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया। तो ये भी क्या है, ये देखो सही है, ठीक है। बी केयरफुल कि ये जो आर्टिकल है ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये एंगल्स की मदद से आपको लिखने को बोलेगा, तो आपने बहुत अच्छे से इसको करना है अच्छे से। तो ये 3 डेरिवेशन को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं कर पाए, बिकॉज दीज आर्टिकल आर गेटिंग द टॉप 20 क्वेश्चन पोजिशन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन है ना। थैंक यू सो मच।